नमस्कार बंधुओं। आज मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मैं आपको अशोक के बारे में बताऊंगा कि अशोक को महान क्यों कहा जाता है। आपने पीछे देखा कि मौर्य साम्राज्य के बारे में 3-4 व्याख्यान आप तक पहुंचा चुका हूं और अब आपको अशोक के बारे में बताएंगे। तो आइए चलिए व्याख्यान शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर अशोक जो था वो क्यों कहलाया महान, क्या उसमें ऐसी खास बात थी। तो देखते हैं। सबसे पहले पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। अशोक जो है वो मौर्य साम्राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। आपको ध्यान होगा कि जब घनानंद के दरबार में चाणक्य उपस्थित हुआ था तो उसने अपनी शिखा खोल दी थी और ये कहा था, जब तक मैं भारत को राष्ट्र नहीं बना दूंगा, संगठित नहीं कर दूंगा, तब तक मैं इस शिखा में चोटी में गांठ नहीं लगाऊंगा। तो उसने एक साधारण से बालक को, चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, दीक्षा दी और उसके बाद उसे शासक बनाया जिसने कि भारत को संगठित करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बना। उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा और उसके बाद उसका पौत्र अशोक गद्दी पर बैठा। अशोक ने अपनी पारिवारिक परंपरा को चलाते हुए, वंश की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए निरंतर शासन के लिए कार्य किया और महत्वपूर्ण कार्य किए, विशेष कार्य किए, जिसके कारण वो महान कहलाता है। ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि अशोक जो है वो बिंदुसार का बेटा था और बिंदुसार के 16 रानियां थीं। कुछ इतिहासकार कहते हैं बहुत सारी रानियां थीं और उनसे अनेकों संतानें थीं, जिसमें 101 भाई माने जाते हैं इसके। सुसीम सबसे बड़ा भाई था और सुसीम को ही पहले उत्तराधिकारी बनाया गया था, लेकिन वो राज्य को नहीं संभाल पाया और उस समय अशोक जो है वो तक्षशिला का कुमार था। उसे बुलाया गया, जनता ने बुलाया और उससे कहा कि आप जो है संभालिए। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उसने अपने 99 भाइयों को मार दिया और उसके बाद ये गद्दी पर बैठा। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जिस समय वह शासन कर रहा था उस समय भी उसके भाई थे। अब इसलिए बहुत ज़्यादा विवाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझने की आवश्यकता है। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि अशोक शुरू में ब्राह्मण धर्म को अपनाने वाला था। लगभग 60,000 ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन करवाता था और उसकी पाकशाला में मांस भी बनता था, मदिरा भी होती थी। सैकड़ों की संख्या में पक्षियों को, जानवरों को काटा जाता था। वो अत्यंत क्रूर था, निर्दयी था, आक्रामक था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। लेकिन बाद में वो बदल गया। कलिंग युद्ध जब हुआ तो कलिंग युद्ध में जब उसने तमाम खून खराबा देखा, लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया, सैनिकों को बंदी बनाया गया और 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए और तमाम असैनिक लोग मारे गए, तो उस रक्तपात को देख करके उसका हृदय परिवर्तित हो गया और उसने कहा कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे। अब उसने कहा कि भेरी घोष की जगह घोष के स्थान पर धर्म घोष की घोषणा कर दी और स्वयं बौद्ध भिक्षु बन गया। निषोद नामक व्यक्ति जो था, 7 वर्षीय बालक था, उसने बौद्ध धर्म की उसको शिक्षा दी। उसके बाद मोगलिप्त पुष्य के द्वारा उसको दीक्षा दी गई और उपगुप्त के द्वारा भी उसे मार्गदर्शन दिया गया बौद्ध धर्म से संबंधित। और इस तरीके से वो एक साधारण भिक्षु बन गया, सम्राट होते हुए भी भिक्षु बन गया। और उसके बाद हृदय परिवर्तन हुआ, तब उसने अनेक कल्याणकारी कार्य किए और मानवता का पाठ पढ़ाया। तो इसके कारण ही उसको महान कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें थीं जिसके परिणाम स्वरूप इतिहासकारों ने उसको महान बताया है। तो आइए उन बातों पर विचार करते हैं कि आखिर वो कौन सी बातें थी।
तो हम देखेंगे महानता के कारण, उसकी महानता के क्या कारण थे। सबसे पहला कारण था यथार्थवादी व्यक्तित्व। यथार्थवादी व्यक्तित्व। अशोक जो था उसको पूर्व में चांडाल अशोक कहा गया था, क्योंकि वो बहुत आक्रामक था, निर्दयी था, क्रूर था। उस समय जैसी परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों के अनुसार वो चलता था, जिसके कारण उसको यथार्थवादी व्यक्तित्व कहा गया। उसको अवंती राष्ट्र का प्रमुख बनाया गया, वहां पर जाकर उसने अपना शौर्य दिखाया। इसके बाद सुसीम जो कि उसका बड़ा भाई था, उसको बिंदुसार ने तक्षशिला में भेजा था कुमार बना करके। तक्षशिला में विद्रोह हो गया जिसको कि वो नहीं संभाल पाया, तब उन्होंने अशोक को भेजा था वहां का कुमार बनाकर। अशोक ने उस विद्रोह को शांत किया। उसके बाद जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो जैसी परिस्थितियां उसको मिलती गई वो उसी तरीके से बदलता चला गया और अंत में जाकर इतना हृदय परिवर्तित हो गया वो कि वो एक आक्रामक शासक से एक मानवीय भिक्षु बन गया। भिक्षु होते हुए भी सम्राट, सम्राट होते हुए भी भिक्षु बन गया। तो ये उसकी पर्सनालिटी की, उसकी व्यक्तित्व की ये विशेषता थी। दूसरी बात अगर हम देखेंगे, राजत्व का आदर्श। अशोक ने अपने मौर्य वंश की जो प्रथा चली आ रही, जो प्रशासनिक या जो सांस्कृतिक या जो जिस तरीके की जो विचारधारा चली आ रही थी, उसी को आगे बढ़ाया और शासन को बहुत अच्छी तरीके से चलाया। उसने बिखरे हुए तमाम राज्यों को मिलाकर एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और राजत्व को ऊपर रखा। नहीं, राजत्व का मतलब है राज्य की रक्षा करना, राज्य को संगठित रखना, राज्य को सुव्यवस्थित रखना, राज्य को मजबूत बनाना। ये सारे के सारे आदर्श उसमें थे, जिसके कारण से वो महान कहलाया। अगला है युद्ध नीति का प्रत्याग। तमाम जीवन भर वो युद्ध लड़ता रहा, लेकिन कलिंग का जब युद्ध उसने लड़ा, जिसमें कि 1 लाख के आसपास सैनिक मारे गए, लगभग 1.5 लाख बंदी बना लिए गए, तमाम अन्य प्रकार की क्षति हुई, असैनिक लोग मारे गए, रक्तपात चारों तरफ फैला हुआ था। उसको देख करके उसका हृदय परिवर्तित हो गया और उसने भेरी घोष यानी रणभेरी को छोड़ करके धर्म घोष की कसम खाई। तो इस तरीके से उसने युद्ध का त्याग कर दिया। ये कोई साधारण शासक नहीं कर सकता ऐसा, ये असाधारण व्यक्ति ही था अशोक, जिसके कारण वो ऐसा कर पाया। अगली बात देखेंगे, लोक कल्याणकारी भावना। अशोक अपनी पूरी प्रजा का ध्यान रखता था, प्रजा के प्रति वो वात्सल्य भाव रखता था। उसने स्वयं कहा था कि प्रजा मेरी संतान के रूप में है और प्रजा के लिए उसने सभी प्रकार के काम, सड़कें बनवाई, उसने भवन बनवाए, उसने वृक्ष लगवाए, बाग लगवाए, सराय बनवाई, धर्मशालाएं बनवाई, हर तरीके की व्यवस्था उसने की। और उसके पूरे राज्य के अंदर गुप्तचर फैले हुए थे जो बराबर उसे संदेश देते थे कि उसकी जनता को कोई किसी तरीके का कष्ट तो नहीं है। उसकी सारी व्यवस्था देखता था और स्वयं भी वो भ्रमण कर करके जगह जगह पर जा करके देखता था कि किसी तरीके की जनता को कोई परेशानी तो नहीं है। तो इसलिए वो लोक कल्याणकारी भावना उसके अंदर थी, इसलिए वो महान कहलाता है। योग्य एवं कुशल शासक। अशोक बहुत ही योग्य था और कुशल शासक था। उसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को विभिन्न स्तरों पर बांटा हुआ था। केंद्रीय स्तर पर उसके पास पूरी मंत्रिमंडल थी, मंत्रिपरिषद थी,
जो बराबर उसे परामर्श देती थी और सारे विभागों का कार्य देखती थी। इसके बाद प्रांतीय स्तर पर कुमार को भेजा जाता था। विभिन्न प्रांतों में कुमार की नियुक्ति होती थी, जो राजवंश से संबंधित लोग होते थे, और वो वहां पर जाकर के पूरी व्यवस्था को देखते थे। इसके बाद फिर स्थानीय स्तर पर नगरों का प्रशासन अलग तरीके से चलता था, ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन अलग तरीके से चलता था। तो छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक पूरी कुशलता के साथ प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपी गई थी अधिकारियों को। इसके अलावा उसकी न्याय व्यवस्था बहुत दुरुस्त थी, जिसके कारण से वो एक योग्य शासक कहलाया। और पूरे के पूरे राज्य में, इतना विस्तृत राज्य जो उत्तर में गांधार से लेकर के और दक्षिण में गोदावरी तक, पूर्व में वर्तमान बंगाल से लेकर पूरा बंगाल का इलाका, जो बांग्लादेश का इलाका वो भी बंगाल में उसमें शामिल हुआ करता था, वहां से लेकर के और पश्चिम में देखा जाए तो बलूचिस्तान के क्षेत्र तक, इतने विशाल साम्राज्य को उसने बहुत अच्छी तरीके से चलाया था। इसीलिए वो कुशल प्रशासक कहलाया। अब देखेंगे जो अगली बात है वो है योग्य सेनापति। एवं विजेता। योग्य सेनापति एवं विजेता। अब अशोक के साथ क्या था? अशोक के पास चतुरंगिणी सेना थी। चतुरंगिणी सेना का मतलब था पैदल, गजदल, रथदल और हैदल यानी अश्वदल। पैदल सेना, हाथियों की सेना, रथों की सेना और अश्व सेना, घोड़ों की सेना, ये थी। तो ये चतुरंगिणी सेना कहलाती है। इसमें प्रत्येक दल का अलग अलग अध्यक्ष होता था और इन सब के ऊपर एक सेनापति होता था। सेनापति का पद था बाकायदा केंद्र में। और इसके बाद सबसे ऊपर स्वयं महासेनापति के रूप में रहता था। तो जब भी युद्ध होता था वो स्वयं नेतृत्व करता था। अनेक युद्धों में उसने नेतृत्व किया स्वयं, और अनेक शत्रुओं को पराजित करके विजेता बना। तो सेना के अंदर अनुशासित तरीके से बिल्कुल बंटवारा किया गया था और सेना हर समय युद्ध के लिए तैयार रहती थी। इसलिए उसको महान विजेता कहा गया है, महान सेनापति कहा गया है, इसीलिए वो महान है। अगली बात, महान राष्ट्र निर्माता। महान राष्ट्र निर्माता कौटिल्य ने घनानंद को जब चुनौती दी थी और उसके बाद कहा था कि मैं भारत को एक राष्ट्र बना के रहूंगा, भारत को एक संगठित राज्य बनाकर रहूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा प्रयास किया और उसमें काफी सफलता भी मिली, लेकिन असली सफलता मिली अशोक को। जिस अशोक ने इतने बड़े राज्य को, इतने बड़े मौर्य साम्राज्य को न केवल बढ़ाया, संगठित किया, बल्कि उसको राष्ट्र बनाया। आप देखेंगे कि कहां गांधार अफगानिस्तान उनके क्षेत्र में और कहां गोदावरी, कहां बलूचिस्तान और कहां पर बंगाल। इतने बड़े क्षेत्र के अंदर अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, अनेक संस्कृतियों को अपनाने वाले लोग हैं, अनेक धर्मों से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे राज्य को संगठित रख पाना, उन सारी संस्कृतियों को मिलाकर उनके अंदर राष्ट्रीय भावना प्रेरित कर देना, ये किसी साधारण शासक का काम नहीं हो सकता। ये कोई महान शासक ही कर सकता था। इसलिए उसने पूरे के पूरे राज्य के अंदर इमोशनल इंटीग्रेशन पैदा कर दी, भावात्मक एकता पैदा कर दी, और वही भावात्मक एकता बनी राष्ट्रीय भावना। इसीलिए अशोक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। अगली बात, कला एवं स्थापत्य का संरक्षक। कला एवं स्थापत्य का संरक्षक। मौर्यकालीन कला बहुत प्रसिद्ध है। मौर्यकालीन बौद्ध मठ, विहार, मंदिर अशोक ने निर्माण करवाया था। सारनाथ का स्तूप,
अनेकों बौद्ध विहार, पाटलिपुत्र का बौद्ध विहार विशाल बौद्ध विहार था। और इसी तरीके से अनेक तमाम चीजों का निर्माण करवाया। 4 सिंगों वाली जो मूर्ति, जो स्तंभ बनवाया था अशोक ने, वो उसको भारत का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है, उसको स्वीकार किया गया भारत सरकार के द्वारा। तो ऐसी तमाम चीजें उन्होंने बनवाई। स्थापत्य की दृष्टि से देखें तो महल बनवाना, भवन बनवाना, अन्य तरीके की तमाम इमारतें बनवाना, बौद्ध विहार बनवाना, बौद्ध मठ बनवाना, ये सारा का सारा काम किया था। चित्रकला उस समय की बहुत उल्लेखनीय थी। इसके बाद आप देखेंगे अलावा कि 14 शिलालेख, अनेक लघु शिलालेख, गुहा लेख, स्तंभ लेख जैसी तमाम राजाज्ञा उसने पूरे राज्य के अंदर बनवाई थी, जिससे कि राज्य के लोग आसानी से उसके विचारों को समझ सकें और अनुकरण कर सकें। तो कला और स्थापत्य की दृष्टि से मौर्य काल बहुत ही समृद्ध रहा है। अशोक का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए अशोक को महान कहा जाता है। अगली बात, धर्म प्रचारक। अशोक ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, उसके बाद उसने अपनी ये जिम्मेदारी समझी कि अब इस बौद्ध धर्म को हम दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में फैलाएंगे। और इसीलिए उसने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता मोगलित्य पुष्य ने की थी, जो कि उनके गुरु थे। जहां पर विभिन्न क्षेत्रों से अनेक विद्वान आए थे और उन विद्वानों ने आकर के वहां पर विचार व्यक्त किए और उसके आधार पर वहां पर बौद्ध विचारों का संकलन किया गया था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी अशोक की, इतना बड़ा काम करना। और इतने पर से ही शांत नहीं रहा वो, इसके बाद उसने दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में अपने संदेश वाहक भेजे, धर्म प्रचारक भेजे। वहां पर उसने जो है वो बौद्ध धर्म के विचारों को पहुंचाने की कोशिश की। आइए देखते हैं कहां पर कौन से प्रचारक भेजे थे। मझंतिक को भेजा गया था कश्मीर और गंधार। मझंतिक नामक व्यक्ति थे जिनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कश्मीर में भेजा गया था और गांधार, जो कि वर्तमान समय में अफगानिस्तान में है, वहां भेजा गया था। महादेव को महेश मंडल या मैसूर का जो प्राचीन नाम है वो महेश मंडल है। तो वहां पर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा गया था महादेव नामक व्यक्ति को। महारक्षित नामक व्यक्ति को भेजा गया था यवन राज्य में भेजा गया था, अर्थात यूनान के क्षेत्र में भेजा गया था कि ताकि पश्चिमी देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया जा सके। इसके बाद इन्होंने धर्मरक्षित को भेजा गया था अपरांत या पश्चिमी क्षेत्र में भेजा गया था। पश्चिमी क्षेत्र मतलब जो हमारे मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी सीमांत क्षेत्र जो था, वहां पर भेजा गया था महारक्षित को। तो ये जो व्यक्ति थे ये भेजे गए थे। इसके अलावा कुछ और व्यक्ति भेजे गए थे, उनके बारे में बात करते हैं।
मध्यम को हिमालय प्रदेश, मध्यम को हिमालय प्रदेश में भेजा गया था, अर्थात वर्तमान समय जहां पर नेपाल है और भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, बिहार का जो उत्तरी प्रदेश है, तराई प्रदेश, वहां पर भेजा गया था मध्यम नामक व्यक्ति को। महाधर्म रक्षित, महाधर्म रक्षित को वर्तमान महाराष्ट्र के इलाके में भेजा गया था, जहां पर महार लोग ज्यादा रहते थे, इसीलिए बाद में इसका नाम महाराष्ट्र पड़ा। इसके बाद रक्षित को वनवासी या कनारा, इस क्षेत्र के अंदर रक्षित नामक व्यक्ति को भेजा गया था, जिन्होंने वहां पर जाकर इस धर्म का प्रचार किया। तो इस तरीके से ये लोग भेजे गए थे। इसके बाद दो और व्यक्ति भेजे गए थे, उनके बारे में बात करेंगे। सोन और उत्तरा, सोन और उत्तरा को भेजा गया था स्वर्ण भूमि, इसको पेगु भी कहते थे। सोन और उत्तरा को स्वर्ण भूमि भेजा गया था, जो कि दक्षिण में है, वहां पर बौद्ध दर्शन को पहुंचाने के लिए। और इसके बाद देखेंगे महेंद्र और संघमित्रा, इनको भेजा गया था श्रीलंका। महेंद्र जो कि उसका पुत्र था और संघमित्रा उसकी पुत्री थी, इन दोनों को उसने श्रीलंका भेजा था। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि तमाम क्षेत्रों के अंदर उसने अपने बौद्ध धर्म के प्रचारक भेजे थे। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर अशोक के द्वारा ये कदम नहीं उठाया जाता तो बौद्ध धर्म भारत के थोड़े से क्षेत्र में सीमित रह जाता और ये केवल दबे कुचले गरीब कमजोर लोगों का धर्म माना जाता, जो आज विश्व के अंदर अपना प्रकाश फैला रहा है। न केवल भारत बल्कि भारत से ज्यादा उसको अन्य देशों में सम्मान मिला हुआ है और अनेक देशों का वो राष्ट्रीय धर्म बना हुआ है। तो बौद्ध धर्म को इतने बड़े स्तर पर पहुंचाने का काम कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था। एक राजा होते हुए भी इतना बड़ा धार्मिक कार्य, जो तमाम धर्म के लोग होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, वो इतना बड़ा कार्य नहीं कर पाते हैं, उतना बड़ा कार्य अशोक ने करके दिखाया था। इसीलिए उसको महान कहा जाता है। अभी तक मैंने आपको बताया है कि अशोक को जो महान कहा जाता है, उसकी महानता के पीछे क्या कारण है। उसमें कई बातों पर हमने चर्चा की है, जिसमें हमने उसकी प्रशासनिक क्षमता, उसकी सैनिक क्षमता, उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं, तमाम बातों पर विचार किया है। और दूसरा पक्ष उसका दिखाया है धार्मिक, जिसमें कि किस तरीके से वो धर्म का प्रचार करता है और महान बनता है। अब हम देखेंगे कि आखिर इतिहासकारों के विचारों से अशोक को किस तरीके से देखा जाता है, अशोक को क्या माना जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि राधा कुमुद मुखर्जी, राधा कुमुद मुखर्जी जो इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि अशोक अतुलनीय है। राधा कुमुद मुखर्जी जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास के बहुत अच्छे चिंतक माने जाते हैं, इतिहासकार माने जाते हैं, वो ये कहते हैं कि हमने तमाम प्राचीन भारतीय इतिहास को उठा करके देखा है, अनेक शासकों के बारे में अध्ययन किया है, लेकिन अशोक के समान कोई नहीं है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो उसको अतुलनीय, इनक्रेडिबल किंग उसको माना है। डॉक्टर राय चौधरी,
डॉक्टर हेमेंद्र राय चौधरी, जो कि मौर्य राजवंश के ऊपर तमाम अध्ययन करते हैं और अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि अशोक जो था वो ध्येयनिष्ठ और दृढ़ संकल्प, ध्येयनिष्ठ और दृढ़ संकल्प था। ध्येयनिष्ठ का मतलब है अपने उद्देश्य को पहले निर्धारित कर लेता था, लक्ष्य को निर्धारित करता था मुझे क्या करना है, और फिर दृढ़ संकल्प हो जाता था उसके ऊपर जब तक कि लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता था। ऐसा शासक था, इसलिए वो महान था, ऐसा कहते हैं। इसके बाद देखेंगे एक विदेशी इतिहासकार हैं पॉल मैसल ऑर्सन। पॉल मैसल ऑर्सन जो एक विदेशी इतिहासकार हैं, वो ये कहते हैं कि अशोक केवल राजा नहीं था बल्कि वो महान दार्शनिक था। अशोक कहते हैं कि जिस तरीके से यूनानी दार्शनिकों ने एक राजा की संकल्पना की थी, एक राज्य की संकल्पना, आइडियल स्टेट, आइडियल किंग की संकल्पना की थी, वो ये कहते हैं कि उसके अंदर एक राजा और एक दार्शनिक दोनों विद्यमान थे। एक राजा को अपने राज्य के लिए क्या निर्णय लेना चाहिए और उस निर्णय के पीछे क्या भावना होनी चाहिए। तो ऑर्सन महोदय ये कहते हैं कि वो एक दार्शनिक था, एक फिलोसोफर था, और अपनी उस फिलॉसफी को व्यवहारिक रूप में ला करके राज्य को समृद्ध बनाता था। इसलिए उसे एक राजनीतिक चिंतक भी मान सकते हैं, राजनीतिक दार्शनिक भी मान सकते हैं, क्योंकि वो दर्शन को राजनीति में किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है ये अशोक बता सकता है। अशोक ने वो करके दिखाया, इसलिए वो महान है। डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी, भारतीय इतिहासकार डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी, जिन्होंने कि मौर्य सभ्यताओं का अध्ययन किया है, राज्यों का अध्ययन किया है, वो कहते हैं कि देवत्व से परिपूर्ण था। वो कहते हैं कि अशोक जो है कोई इंसान नहीं था, इंसान के साथ साथ वो देवत्व से परिपूर्ण था। ऐसा काम कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई देवता ही कर सकता है, ऐसा मानते हैं वो। इसलिए उसको उन्होंने मनुष्य से ऊपर माना है थोड़ा, इसलिए वो कहते हैं कि महान है वो। विंसेंट स्मिथ, विंसेंट स्मिथ जो कि एक अंग्रेज इतिहासकार थे, उन्होंने भारत के प्राचीन से लेकर के मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास का पूरा अध्ययन किया है और अपनी पुस्तक में बात की। वो कहते हैं भारतीय कला का संरक्षक। विंसेंट स्मिथ ये कहते हैं कि अशोक जो है वो भारतीय कला का संरक्षक, बहुत बड़ा संरक्षक है, इसलिए उसे महान कहा जाता है। वो कहते हैं कि जो भारत की कलाएं इधर उधर बिखरी पड़ी थी, जिनके बारे में किसी को ज्ञान नहीं था, ऐसी कलाओं को विकसित करना और समृद्ध बनाने का कार्य अशोक ने किया था। तमाम शिलालेखों को लिखवाना, तमाम नगरों का निर्माण करवाना, स्थापत्य कला की दृष्टि से उसने अलग कार्य किए थे, चित्रकला की दृष्टि से उसने भित्ति चित्र बनवाए थे, उसने दीवारों पर चित्र बनवाए थे, तो मंदिरों का निर्माण करवाना, मठों का निर्माण करवाना, बौद्ध विहारों का निर्माण करवाना, स्तूपों का निर्माण करवाना, भवनों का निर्माण करवाना और विभिन्न प्रकार की चित्रकारी करवाना, ये सारा का सारा काम अशोक ने किया था। इसीलिए मौर्य कला बहुत ही समृद्ध मानी जाती है। तो विंसेंट स्मिथ ये विचार रखते हैं। तो ये जानकारी मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि आखिर अशोक को महान क्यों कहा जाता है। आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने पहले आपको बताया कि वे कौन कौन से पहले पृष्ठभूमि बताई उसकी, कि किस तरीके से अशोक के अंदर ये मान्यता धीरे धीरे विकसित रहती है।
और उसके बाद उसमें कौन से गुणों का विकास होता है, किस तरीके से उसकी विशेषताएं हैं जिससे हम कह सकें कि वो महान था। इसके बाद हमने बताया कि उसने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने की किस तरीके से दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को भेजा, जिससे कि वो महान बना। और अंततः हमने आपको बताया है कि जो विभिन्न इतिहासकार हैं वो अशोक को किस दृष्टि से देखते हैं, क्या अशोक के बारे में सिंगल कमेंट अगर हम लेना चाहें तो वो किस तरीके से बात कर सकते हैं। ये जानकारी थी अशोक के बारे में कि अशोक को क्यों महान कहा जाता है। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुड लक, गुड बाय।